हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का है, जो कि 27 नवंबर 2016 का क्वेश्चन यह पूछा गया था। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज इसका पार्ट 2 दे रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और इसी प्रकार का अगर नॉलेजफुल वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का है, जो कि 27 नवंबर 2016 को हुआ था। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करा दिए हैं और आप सभी लोग उस वीडियो को अच्छा से देखे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद इस PDF को अपने हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा कई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है इसरो का, तो आप उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करें। ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से इसमें सॉल्व करने वाले हैं, और टोटल आज क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, क्लास बी टाइप के प्रवर्धक में आउटपुट धारा डॉट डॉट के लिए प्रवाहित होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि क्लास बी टाइप के जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें आउटपुट करंट फ्लो कब से होना शुरू कर देता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 31 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लास बी टाइप के एम्पलीफायर में इनपुट के हाफ पॉजिटिव साइकिल पर ही आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बात हुई एम्पलीफायर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। एम्पलीफायर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो सिग्नल शक्ति को बढ़ाता है, अर्थात वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने का काम करता है। इसके मुख्यतः 4 टाइप होते हैं। इसे भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ए बी और सी। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं इसका। और सबसे अधिक जो दक्षता होती है क्लास सी टाइप के एम्पलीफायर की होती है। और ए बी टाइप का एम्पलीफायर की इफिशियंसी 35 से 50 होता है। और यहाँ पर क्लास बी का यहाँ पर 50 से 60 होता है। और सबसे कम दक्षता जो होती है क्लास ए टाइप के एम्पलीफायर की होती है, 20 से 35%। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके एफिशिएंसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। 31 का फिलहाल हम राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, RLC परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक डॉट डॉट होता है। यानी कि अनुनाद की स्थिति में RLC सर्किट का पावर फैक्टर का मान क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 32 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पावर फैक्टर का मान जो होता है यूनिटी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस समय करंट और फेज के बीच फेज अंतर 0 डिग्री का होता है। तो फिलहाल हम 32 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, एक नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। एक नियॉन साइन ट्यूब का प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता जो निर्भर करता है ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम 33 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, एक ACR सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू करेगा जब डॉट डॉट होगा। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 34 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जब एनोड और गेट दोनों धनात्मक होंगे तो वह धारा का चालन शुरू कर देगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है आपसे, किस प्रकार के AC से DC परिवर्तक की सर्वाधिक दक्षता होती है। यानी कि पूछा गया है किस कन्वर्टर का सर्वाधिक इफिशियंसी होता है, ये आपसे पूछा गया। कन्वर्टर का जो काम होता है AC से DC में बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और उसी का पूछा गया कि सर्वाधिक किस कन्वर्टर की इफिशियंसी होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 35 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर कन्वर्टर की सर्वाधिक दक्षता होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया और
सबसे कम दक्षता जो होगी मोटर जनित्र सेट का यहाँ पर होगा। तो सबसे कम के लिए यहाँ पर mg सेट हो जाएगा और सबसे अधिक सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। फिलहाल हम 35 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर CT के बोझ को डॉट डॉट से निर्दिष्ट किया जाता है। बोझ यहाँ पर मतलब है इसका रेटिंग, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होती है VA में होती है, वोल्ट एम्पियर। राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और वोल्ट एम्पियर को हम ऑपरेंट पावर के भी नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 36 का बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है 4 इंडक्टर 1 मिली हेनरी प्रेरक को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को श्रृंखला में 2 इंडक्टर को 1 मिली हेनरी प्रेरक के साथ सीरीज में जोड़ा गया, तो समतुल्य प्रेरक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। यानी कि 4 जो है इंडक्टर को हम पैरेलल में जोड़े हैं और 2 इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़े हैं। सभी का वैल्यू जो है 1 मिली हेनरी है। तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं पैरेलल के लिए। जब रेटिंग समान होता है तो L/N, L जो है इंडक्टर का रेटिंग हो जाएगा और इंडक्टर का नंबर हो जाएगा N, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टर का मान कितना है, 1 मिली हेनरी है और कितना है, 4 पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो 1/4 होगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू जो पैरेलल में आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में इसका L/N होता है, L/N। L इंडक्टर का रेटिंग 1 है और इसका नंबर कितना है, 2 जोड़ा गया है सीरीज में ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा दोनों का, इक्विवेलेंट पूछा है तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप कैलकुलेट करके ज़रूर देख लीजिएगा, या पुराने वाले फार्मूला का ही यूज करके अब भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पैरेलल वाला फार्मूला होता है इंडक्टर का 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 वाला फार्मूला लगा लीजिएगा पैरेलल में, और सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जितना भी होता है। तो यहाँ पर 2 है L2 में, तो 2 यहाँ पर करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आसानी से आ जाता है हालांकि। तो यहाँ पर 37 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाई हेड तथा निम्न असराव के लिए डॉट डॉट वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो वाटर टरबाइन मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, पेल्टन व्हील, कल्पन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला टरबाइन होता है, जबकि कल्पन जो होता है यह एक्सियल फ्लो के लिए प्रयोग किया जाता है। और हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए जो उपयोग किया जाता है पेल्टन टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 38 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट डॉट डॉट जानने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी ट्रांसफार्मर में हम नो लोड परीक्षण कब करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो लोड का ज्ञात करने की विधि है वो 2 प्रकार से होती है। एक को बोलते हैं हम नो लोड टेस्ट, ठीक है, नो लोड टेस्ट। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फुल लोड टेस्ट। दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पर फुल लोड टेस्ट, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जो नो लोड टेस्ट किया जाता है उससे हम किस हानि को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट का अन्य जो नाम होता है, ध्यान रखिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। ओपन सर्किट में हम यहाँ पर लोहा हानि ज्ञात करते हैं। तो ताम्र हानि वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। ताम्र हानि यानी कि फुल लोड टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ताम्र हानि वाला ऑप्शन को हम पहले काट देंगे। दूसरा में भी यहाँ पर ताम्र हानि है, ठीक है। चौथा वाला यहाँ पर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी नहीं जांचते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन को काट सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम 39 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा के मुख्यतः 3 प्रभाव हैं, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। इसके अलावा 2 और प्रभाव होते हैं। अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन सामान्यतः हम 3 प्रभाव को ही लेते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट गर्मी जो देता है, उसको ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है। जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 का डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर टोस्टर जो होता है या ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 40 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, एक 1000 वाट का हीटर है और उसको 240 वोल्ट की एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो हीटर में जो धारा बह रही है उसका मान क्या होगा, यानी कि आई आपसे पूछा गया है। तो आई यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। पी का वैल्यू, पावर जो दिया हुआ है 1000 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज जो दिया हुआ है 240 वोल्ट दिया हुआ है। तो आई बराबर फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, पी बटा भी। ठीक है, तो आई बराबर पी बटा भी। पी का वैल्यू कितना है 1000, यहाँ पर लिख देंगे 1000 बटा 240 वोल्ट। आई का वैल्यू 240 है। 1 0 से 1 0 कैंसल और 24 से 100 में भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 4.166 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, एक खुले परिपथ में धारा और प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि खुला परिपथ में धारा का मान 0 होता है तथा प्रतिरोध का मान अनंत होता है। तो देखिए कहाँ ये ऑप्शन में मिला है, तो प्रतिरोध का मान अनंत और धारा का मान 0, जो कि डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 42 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, एक खुला परिपथ के लिए। ठीक है, अगर आपसे बंद परिपथ में पूछा जाएगा तो क्या होगा, अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। खुला परिपथ, बंद परिपथ और शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ वाला, तीनों आपको कंडीशन को याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ ईबी का परिणाम डॉट डॉट पर निर्भर करता है। समकालिक का मतलब यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर है। पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका मोटर का वेग है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 43 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ का मान जो होता है वह डीसी के एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। और डीसी एक्साइटेशन को हम बढ़ाते हैं तो ईएमएफ भी हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि एक्साइटेशन के ही कारण वोल्टेज में कमी या वृद्धि होती है, जिससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है कमजोर या मजबूत बनता है। ठीक है, तो 43 का राइट ऑप्शन हम फिलहाल हम सी के साथ चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति को डॉट डॉट में मापा जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 44 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विशिष्ट घनत्व में मापा जाता है। और यह जो है बैटरी के चार्ज कंडीशन को बताता है कि बैटरी फुल चार्ज में है कि हाफ चार्ज में है कि या डिस्चार्ज अवस्था में। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा और सारे ऑप्शन को भी अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके क्वेश्चन नंबर डाल करके ए और बी सी डी इस तरह से जो भी राइट आंसर होगा ज़रूर कमेंट करने का काम कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो 45 का राइट ऑप्शन के लिए आप ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, यहाँ पर आपसे 46 में पूछा गया है, भूक्षरण परिपथ ब्रेकर यानी कि एलसीबी डॉट डॉट के आधार पर कार्य करता है। यानी कि एलसीबी जो होता है वह किस आधार पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 46 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अवशिष्ट धारा के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, अवशिष्ट धारा को हम रेजिडुअल करंट के नाम से भी जानते हैं, और यह जो होता है अनबैलेंस करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब किसी सर्किट में मिली एम्पियर में भी धारा अगर अनबैलेंस होता है तो यह सर्किट को ट्रिप करा देता है। ठीक है, और ट्रिप करा देता है जिससे हमें सुरक्षा प्रदान हो जाती है जितने भी इससे संबंधित उपकरण लगे होते हैं। और ईएलसीबी अब नहीं आता है, इसके जगह पर अब आरसीसीबी आने लगा है, जो कि रेजिडुअल के सर्किट ब्रेकर के ही नाम से जाना जाता है। तो रेजिडुअल करंट वाला ही अब आने लगा है, ईएलसीबी का प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 ध्रुवों के बीच जो कार्यरत बल होता है वो F1 ×
F2/D², यानी कि क्या होगा यहाँ पर, जो कि राइट ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, F1/F2/D², ठीक है। तो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम 47 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को डॉट डॉट में अपनाया जाता है, यानी कि स्पीड कंट्रोल के लिए पोल का परिवर्तन विधि हम किस मोटर में अपनाते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 48 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम 48 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, बैंड पास फिल्टर वह फिल्टर है जो, यानी कि बैंड पास फिल्टर जो होता है वह किस प्रकार के फिल्टर होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो फिल्टर मुख्यतः 4 प्रकार से होती है, ठीक है। लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप पास, ठीक है। तो लो पास जो होता है लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को अपोज करता है, ठीक। इसी प्रकार हाई पास जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को अपोज करता है। और जो आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, बैंड पास या जो होता है एक सीमा के अंतर्गत साइकिल को जाने देता है, फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ठीक है। बाकी उससे अधिक अगर जाता है तो उसको अपोज करता है, रोक देता है। तो यही जो है बैंड पास का काम होता है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 49 का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, एक 8 पोल वाला अल्टरनेटर 750 आरपीएम पर घूम रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एफ वाला फार्मूला को लगा देंगे, ठीक है। तो आपको एनएस वाला फार्मूला याद होगा, सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, 120 इंटू एफ बटा पोल की संख्या। तो यहाँ पर पी, अगर यही आपको अगर एफ निकालना होगा तो क्या फार्मूला हो जाएगा, फिर एफ बराबर जो हो जाएगा पी गुने एन एस, ठीक है, बटा यहाँ पर 120 हो जाएगा, जिसमें पी का मान कितना दिया है, पोल की संख्या 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 कर देंगे, 8 गुने कर देंगे, और एन एस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, बटा 120 है, तो यहाँ पर 120 लिख दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा। 4 के टेबल में 2 बार में 8 और 4 के टेबल में 3 बार में 12 हो गया, ठीक है। अब 3 का टेबल में 25 दिया 75, तो 25 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 जो कि ए ऑप्शन में है। बेहद आसान है, आप इसे ज़्यादा समझाने की इसको ज़रूरत नहीं है। 50 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा है, यानी कि पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 51 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। एयर कोर कंडक्टर जो है वह पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, जबकि एफईटी, एसीआर और बीजेटी ये सभी जो हैं आपको एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, पैसिव और एक्टिव से एक हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीक़ा से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 51 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 3 फेज मोटर कौन सा सेल्फ स्टार्ट नहीं है, यानी कि नीचे कुछ आपको 3 फेज मोटर का उदाहरण दिए गए हैं, उसमें से आपको चयन करना है कि यह इसमें से कौन सा मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 52 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि यह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका रोटर जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वह आधे चक्कर के बाद उसका जो टॉर्क का मान है वो टॉर्क की दिशा जो है बदल जाती है, जिससे यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो फिलहाल हम 52 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है किसी संधारित्र की धारिता डॉट डॉट के समानुपाती होती है, यानी कि संधारित्र की धारिता किसकी समानुपाती होती है आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 53 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसके अलावा और किसका समानुपाती होता है,
अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की कितना गुना होता है या किसके बराबर होता है, क्या इसका संबंध है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 54 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। अगर आपसे स्टार संयोजन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा शिव, ठीक है। शिव हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस ट्रिक से आप याद रखिएगा स्टार संयोजन का, तो डेल्टा को भी निकाल लीजिए। एस से स्टार संयोजन हो जाएगा जिसमें लाइन धारा जो होती है फेज धारा के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज जो होती है फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो यहाँ पर आपसे वोल्टेज पूछा है और स्टार कनेक्शन में तो वोल्टेज जो होता है √3 गुना होता है। तो √3 गुना एक ही ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज जो होती है फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है, जो कि राइट ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों वाला कंडीशन हमेशा कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग इलेक्ट्रिकल आग के बुझाने के लिए हम करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगर CO2 के अलावा अगर ऑप्शन में हेलोड टाइप रहता तो वो बेहद महत्वपूर्ण होता है विद्युतीय आग को बुझाने के लिए। इसके अलावा रेत भरी बाल्टी का भी उपयोग करते हैं विद्युत आग को बुझाने के लिए। तो यह ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल हम 55 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। बाकी फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र का क्लास बी के लिए उपयोग करते हैं, क्लास ए के लिए वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणांक क्या होता है, यानी कि प्योर साइनसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन इसका नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 56 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा प्योर साइनसॉइडल वेव का अगर ना फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो 1.11 होता है। इसको आप हो सके तो नोट्स कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो 1.0 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हाफ वेव का पूछेगा तो 1.57 होता है। इसका 4 कंडीशन होता है और ट्रेंगुलर वाला पूछेगा तो 1.15 होता है। तो ये चारों कंडीशन को आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा प्योर साइनसॉइडल वेव के लिए, दूसरा हो जाएगा ये स्क्वायर वेव के लिए 1.0, ये तीसरा हो जाएगा 1.57 हाफ वेव के लिए, और चौथा जो हो जाएगा ये ट्रेंगुलर वेव के लिए। तो ये चारों महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम 56 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु उपेक्षित है ... तो यहाँ पर इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 57 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कंड्यूक्ट कंसील्ड वायरिंग जो है प्रयोग किया जाता है, तो 57 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 58 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। वोल्ट मीटर को परास को बढ़ाने के लिए हम श्रृंखला में हम एक उच्च मान के प्रतिरोध को लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए पूछ दिया जाएगा तो क्या होगा, तो अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम समानांतर क्रम में निम्न मान के हम प्रतिरोध को लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए और अमीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर से के बारे में पूछा गया। फिलहाल हम राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है यदि धारा I और वोल्टा भी है तो शक्ति P के समतुल्य क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 59 का डी के साथ चला जाएगा। P V और I के बीच जो रिलेशन होता है P बराबर V इंटू I होता है, ठीक है। इसका 3 फार्मूला होता है। P बराबर, ध्यान रखिएगा, एक होता है P बराबर V² बटा R होता है। तो यहाँ पर R नहीं दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा।
और एक और होता है P बराबर I² इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दोनों में R दिया हुआ है, तो ये वाला दोनों फार्मूला को हम नहीं लेंगे, V और I वाला जो रिलेशन पूछा है तो यहाँ पर D ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। 59 का राइट ऑप्शन D का साथ चला गया। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए शानदार तरीका से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल परिपथ में निरंतरता सामान्यतः डॉट डॉट के द्वारा जांचा जाता है, ठीक है। निरंतरता को हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल परिपथ में कंटिन्यूटी को हम किससे जांच सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको जांचने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ओम मीटर के अलावा मल्टीमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो मल्टीमीटर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम फिलहाल 60 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें टोटल हम क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिए और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे दिए हैं। तो आप PDF को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए और वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि कैसा रहा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।